नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मीना। आज फिर आपके लिए एक नई क्लास लेके आया श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले हमने पोषण तंत्र और परिस्थिति तंत्र के बारे में अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे मानव श्वसन तंत्र। सबसे पहले हम बात कर रहे थे जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो बिंदु रहेगा श्वसन। श्वसन क्या होता है? श्वसन की एक सामान्य परिभाषा छोटी क्लासों में हमने पढ़ी कि श्वास के रूप में ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना श्वसन कहलाता है। मतलब कि श्वास का अंदर लेना वो वायु को वापस बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। लिख लेते हैं हम श्वसन वायु का ग्रहण करना व छोड़ना। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से होती है? विभिन्न प्रकार के जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। सभी जीवों में अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि मनुष्य में किस अंग के द्वारा श्वसन होता है, तो मनुष्य का लिखते हैं मानव में, तो मानव में श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। ऐसा नहीं समझ लो नाक से श्वास ले रहे हैं तो नाक से श्वसन हो रहा है। नाक श्वसन का एक भाग, लेकिन मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। जैसे हम बात करते हैं जलीय जीव मछली, तो मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? मछली में श्वसन होता है गलफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? गलफड़ों, ऐसे को बोलते हैं क्लोम। कीटों में श्वसन, कीटों में श्वसन। अब कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वास नली के द्वारा। किसके द्वारा? श्वास नली, या इसको श्वास प्रणाली बोलते हैं। श्वास प्रणाली। जैसे कभी पूछ ले कॉकरोच में कि कॉकरोच में किसके द्वारा श्वसन होता है, तो किसके द्वारा होता है? श्वास प्रणाली के द्वारा। आगे बात करते हैं हम मेंढक। देखो मेंढक का श्वसन 3 अंगों के द्वारा होता है। जब ये स्तन पे होता है, स्तन मतलब जमीन पर होता है, तो जमीन पर या भूमि पर लिख लेते हैं, भूमि पर होता है, तब इसमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। और जब ये भूमिगत होता है, मतलब मिट्टी के अंदर होता है, जब ये भूमिगत होता है, मिट्टी के अंदर होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, तब इसमें श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा। त्वचा श्लेष्मा होती है जिसके द्वारा यह आसानी से श्वसन कर सकता है। और जब ये टेडपोल शिशु एक छोटी अवस्था में होता है, तब इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? तो मछलियों की तरह क्लोम पाए जाते हैं इसमें, या फिर गलफड़ एक बोलते हैं उनको, जिसके द्वारा श्वसन करता है। तो यही लिख लेते हैं मेंढक की एक अवस्था होती है जिसको बोलते हैं टेडपोल। तो टेडपोल में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो क्लोम के द्वारा या गलफड़े द्वारा। क्लोम के द्वारा लिख लेते हैं, क्लोम गलफड़े दोनों एक ही बात है, किसके द्वारा श्वसन होता है। टेडपोल क्या है? मेंढक की पूर्ण अवस्था है, छोटी शेषो अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं टेडपोल। ये हो गया अपने किस जीवों में किस अंग के द्वारा श्वसन होता है। सामान्य प्रश्न बनता है कि मानव में श्वसन किसके द्वारा होता है, या मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो फेफड़ा। अगर पूछा जाए मछली में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो क्लोम या गलफड़े। अगर पूछा जाए कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? श्वास प्रणाली या श्वसनी, श्वास नली के द्वारा। मेंढक में 3 प्रकार से श्वसन होता है। जब ये भूमि के ऊपर होता है तो फेफड़ों के द्वारा होता है। जब ये भूमिगत होता है तो त्वचा के द्वारा होता है। जब ये छोटा नवजात होता है, तब इस जो नवजात अवस्था है उसको बोलते हैं टेडपोल, और टेडपोल अवस्था किसके द्वारा होता है? क्लोम के द्वारा। अब हम बात करेंगे श्वसन होता क्या है। ये हुई श्वसन अंगों की बात। अब हम पढ़ेंगे कि श्वसन प्रक्रिया होती कैसे है। तो श्वसन प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है।
श्वसन प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी होती है। तो फर्स्ट चरण होता है पहला क्या होता है इसमें? गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान। अब जब गैसों का आदान प्रदान हो रहा है तो क्या होता है श्वसन में? जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो जैसे पाचन है, तो पाचन में क्या होता है? जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भोजन को तोड़ने का कार्य करती है। तो दूसरी जो क्रिया होती है ऑक्सीकरण की। कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के बाद जो तीसरी प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? भोजन का अपघटन होगा। अपघटन के बाद एटीपी का निर्माण, एटीपी का निर्माण। एटीपी क्या होता है दोस्तों? एटीपी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जब भोजन टूट जाता है तो वहां पे जब भोजन का शक्तिग्रह ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है या इसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, वो होता है एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चौथी जो प्रक्रिया होती है भोजन का अपघटन। चौथी प्रक्रिया होती है भोजन का अपघटन। अब अपघटन के बाद जो लास्ट प्रक्रिया होती है वो होती है CO2 गैस मुक्त करना। CO2 गैस मुक्त करना। तो साथियों ये होती श्वसन प्रक्रिया के 5 चरण। फर्स्ट में क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान होगा, उसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण के बाद एटीपी का निर्माण होगा, एटीपी के बाद भोजन का अपघटन, फिर CO2 गैस मुक्त होगी। ये हो गई श्वसन प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार। साथियों श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। बी होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एक शब्द में याद रखना है कि O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन, अपघटन या अपघटन कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन अनिवार्य होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो ग्लूकोज भोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के कारण टूटता है या ऑक्सीजन के अभिक्रिया करके टूटता है। अवायवीय जो श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या ऐसे लिख सकते हैं CO2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और CO2 की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होता है? CO2 के कारण ग्लूकोज टूटता है, और जब ग्लूकोज टूटता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है?
लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने से क्या होगा? एथेन सी बन जाती है। अब बात करते हैं वायवीय श्वसन किसमें होता है? तो वायवीय श्वसन होता है मानव में, या ऐसे लिख सकते हैं कि लगभग पृथ्वी पर उपस्थित 95% जीवों में वायवीय श्वसन पाया जाता है। 5% जो जीव माने गए, 5% के अधिक हो रहे हैं, 5% के समथिंग जीवों में अवायवीय श्वसन होता है। जैसे इसका उदाहरण लिखना चाहें तो लिख लेते हैं यीस्ट। और यीस्ट और अवायवीय श्वसन से एक चीज और होती है, क्या होती है? अवायवीय श्वसन के रूप में ही अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है, या अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल का निर्माण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अल्कोहल का निर्माण किस श्वसन के फलस्वरूप बनता है? तो किसके द्वारा बनता है? अवायवीय श्वसन के द्वारा। चलो एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है? इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखना है कि यदि मानव में अवायवीय श्वसन हो जाए तो क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। और अगर लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो गया तो क्या होगा? कि हम बैठे हुए होते हैं, अचानक दौड़ के रेस लगा रहे होते हैं, तो पैरों में अचानक से ऐंठन आ जाती है, दर्द होने लगता है। वो क्यों आता है? क्योंकि जब दौड़ते हुए होते हैं तो नसों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की किससे कमी होगी? तो वहां पे क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा, और लैक्टिक अम्ल बनते ही वहां पर एक बहुत जोरदार सा दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसको कहते हैं क्रैम्प, या नसों में खिंचाव होगा। तो अचानक दर्द होगा, वह ऐंठन, इसी को बोलते हैं खिंचाव या क्रैम्प हो जाएगा। क्रैम्प हो जाएगा। क्रैम्प का मतलब क्या होता है? लिख देता हूं मैं। क्रैम्प का मतलब होता है नसों में खिंचाव, नसों में खिंचाव। देखा होगा स्पोर्ट्स में जब कभी खिलाड़ी दौड़ते हैं, अचानक से उनकी जो हड्डियां होती हैं या पैरों में, हाथों में अचानक खिंचाव आ जाता है। वो खिंचाव किसके कारण आता है? अवायवीय श्वसन के कारण। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है नसों में और अचानक से खिंचाव आ जाता है। दोस्तों, ये हुई श्वसन प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। इसके बारे में मानव श्वसन तंत्र है। अब हम बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से मुख्य श्वसन अंग होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है, लेकिन उसके सहायक अंग बहुत सारे होते हैं, जैसे नासाद्वार, श्वसन अंग। पहले समझ लेते हैं श्वसन अंग। देखो, प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा होता है? नासिका। क्या होता है? नासिका। इसको बोलते हैं नासा द्वार।
नासा द्वार, है ना। ध्यान रखना है प्रथम श्वसन अंग होता है, यहाँ से वायु अंदर प्रवेश करती है। यह मत समझ लेना है कि यही श्वसन अंग, यही श्वसन है। मुख्य श्वसन अंग नासिका नहीं होता, एक प्राथमिक श्वसन अंग होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, नाक के द्वारा वायु को अंतर्ग्रहण करते हैं या अंदर लेते हैं, और नाक से ली गई वायु शुद्ध वायु होती है। द्वितीय श्वसन अंग होता है, इसको बोलते हैं मुख। मुख जैसा कि हम जानते हैं, कभी कभी हम नाक को बंद करके मुंह से भी श्वास श्वसन क्रिया कर सकते हैं, श्वास ले सकते हैं। तो द्वितीय श्वसन अंग कौन सा है, मुख। नासाद्वार के बारे में सब जानते हैं, मुख्य श्वसन अंग होता है, बाहरी श्वसन अंग होता है जिसके द्वारा हम वायु को अंतर्ग्रहण करते हैं। ये एक मांसल भाग होता है, दो नासा छिद्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी बोल सकते हैं उसको। नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे महीन बाल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल। कभी सोचा आपने उन बालों का क्या कार्य होता है? उन बालों का कार्य होता है कि जब कभी हम कहीं से गुजर रहे होते हैं या अपने आसपास धूल मिट्टी उड़ रही होती है, वो नाक हम श्वसन करते हैं तो वायु अंदर ग्रहण करते हैं, तो वायु के साथ वो हमारे शरीर के अंदर न जाए, उनको रोकने के लिए नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। और नाक के अंदर श्लेष्मा की परत भी होती है, जो कि अभी लिखवाएंगे। तो वो श्लेष्मा की परत क्या करती है, उन धूल के कणों को अपने साथ चिपका लेती है और छींक के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। द्वितीय श्वसन अंग हो गया मुख। उसके बाद ये जो होती है उसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। हम जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे वहां पर भी ग्रसनी को पढ़ेंगे। ग्रसनी क्या है, श्वसन और पाचन दोनों का उभय मार्ग होती है, दोनों में इसका अध्ययन किया जाता है, दोनों में आती है। ग्रसनी के नीचे यहाँ पर एक संरचना होती है छोटी सी, उसको बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं, कंठ। कंठ क्या करता है, श्वसनी जो ग्रास नली है इसको और श्वास नली इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है, दोनों के मध्य में पाया जाता है। और कंठ क्या होता है, जब हम वायु ग्रहण करते हैं तो कंठ में छोटी छोटी परतें होती हैं, उन परतों से जब हवा जाती है, टकराती है, तो कंपन होता है और उन कंपनों के माध्यम से ही आवाज उत्पन्न होती है। श्वसनी या श्वास नली जो है ये आगे आकर दो भागों में बट गई, केवल यहाँ देखो दो भागों में बट गई। इसको जो यहाँ से अंदर जा रही है इधर इधर, तो एक दाएं में जा रही है एक बाएं में जा रही है, तो इसको बोल सकते हैं दाएं श्वसनी, इसको बोलेंगे बाएं श्वसनी। तो इसको क्या बोलते हैं, श्वसनी। इधर दायां है तो दाईं श्वसनी हो जाएगी, उधर बायां है तो बाईं श्वसनी हो जाएगी। अब इस श्वसनी के अंदर यहाँ पर बीच में छोटी छोटी कुपिकाएं पाई जाती है, बहुत सारे फेफड़े के अंदर, इनको बोलते हैं कुपिका। क्या होती है, कुपिका। और ये पूरा क्या हो गया, फेफड़ा, लंग्स। क्या होता है, फेफड़ा। फेफड़े भी दो भाग में बटे हुए हैं, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा। दोनों फेफड़ों में श्वसनी पाई जाती है और श्वसनी के अंदर कुपिकाएं होती हैं। एक नोट लिख लो, नोट क्या लिखना है, जैसे हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र, तो पूछ ले कभी कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई, उत्सर्जन तंत्र की इकाई बताया था मैंने, क्या बताया था उसको, उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। अगर पूछ लें तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई, तो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होती है दोस्तों, न्यूरॉन। अब आता है श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, श्वसन तंत्र की इकाई
श्वसन तंत्र की इकाई क्या होती है? कुपिका। श्वसन तंत्र की इकाई कुपिका होती है। अब हम एक एक अंगों के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हुए। नासाद्वार, इसके बारे में एक लाइन लिख लेनी है कि ये मुख्य श्वसन अंग होता है, सॉरी प्रथम श्वसन अंग, प्रथम श्वसन अंग या प्राथमिक श्वसन अंग बोल सकते हैं। और क्या कार्य होता है इसको? इससे शुद्ध वायु शरीर में प्रवेश, और क्या होता है इसमें? छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे बालों व श्लेष्मा के द्वारा धूल व मिट्टी के कण, धूल व मिट्टी के कण को अंदर जाने से रोकता है, अंदर जाने से रोकता है। और याद रखना है छींक के द्वारा ऑफिस उन कणों को बाहर निकाल लिया जाता है। दूसरा जो श्वसन अंग है वो मुख होता है। कभी कभी कहीं बदबू आ रही होती है या कहीं गंदी जगह से हम गुजरते हैं, गंदी गलियों से गुजरते हैं, हम क्या करते हैं? नाक को दबा लेते हैं। और किससे श्वसन करते हैं? मुख से करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि नाक के अंदर तो छोटे बाल होते हैं जो जीवाणु वगैरह को अंदर नहीं जाने देते, लेकिन मुख से क्या होता है? वो सीधे हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसलिए हमें मुख से श्वसन कम से कम करना चाहिए। तो यहां पर लिखना है द्वितीय श्वसन अंग होता है। और ये ध्यान रखना है शुद्ध वायु की जगह थोड़ी अशुद्ध, नाक बिल्कुल शुद्ध लेता है लेकिन ये नाक की अपेक्षा इतनी शुद्ध नहीं होती है। ग्रसनी श्वास नली से जोड़ने का कार्य करती है या कंठ से जोड़ती है। कंठ जो होता है इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ना, ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ना। अब श्वास नली क्या होती है? श्वास नली फेफड़ों के पास में जाके दो भागों में बढ़ जाती है। ये दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। दाएं वाली होती है दाएं फेफड़े में जाके खुलती है, बाएं वाली होती है बाएं फेफड़े में जाके खुलती है। तो उसको क्या बोलते हैं? दाएं श्वसनी, जो दाएं में जाके खुल रही है, जो बाएं में खुल रही है उसको बाएं श्वसनी कहेंगे। और श्वसनी, श्वसनी जो होती है, श्वास नली जो होती है, छोटी छोटी श्वसनी में बढ़ जाती है, श्वसनी में बढ़ जाती है। और यहीं पर पाई जाती है कुपिकाएं। श्वसनी से कुपिकाएं जुड़ी हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती है। अब अंतिम श्वसन जो होंगे वो है फेफड़ा। ये मुख्य श्वसन होंगे, मुख्य
फेफड़ा क्या करता है? अशुद्ध रक्त होता है उसको शुद्ध रक्त में बदलने का कार्य कर रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये मुख्य श्वसन अंग होता है। फेफड़ा एक उत्सर्जी अंग भी है। ये क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर रहा है, इसलिए इसको एक उत्सर्जी अंग भी माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र होता है, ये पूरा रक्त होता है मुख्य उत्सर्जी अंग। उसके साथ साथ अन्य सहायक अंगों में फेफड़ा होता है, त्वचा होती है, ये भी क्या करते हैं? उत्सर्जी पदार्थों को त्यागने में मदद करते हैं। ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम या मध्य पट भी कहते हैं, मध्य पट। दोस्तों इस तरह से आज अपना श्वसन तंत्र पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पूरा वीडियो देखना, और भी क्लास हमने डाल रखी है वो भी देखना, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना।